Good morning, my dear students. Beta, as you know, we are doing chapter number 18. Chapter name is Bills of Exchange. Okay, so the date is 8. क्लियर बेटा, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट 3 कर रहे हैं. ओके, हम पहली वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में इसकी डेफिनेशन, फीचर्स, पार्टीज, कोमा में एडवांटेजेस कर चुके हैं. ओके, अगर आपको इनमें से कोई से भी में डाउट हो देन यू कैन आस्क. ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हो पहले वाली, तो आपको पहले वाली वीडियो देखनी जरूरी है, क्योंकि अब हम बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चंस पे आ जाएंगे. ओके, तो अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज की पुरानी वीडियो नहीं देखी, प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, देन यू गो एंड वॉच दैट वीडियो. ओके, आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं, वो है प्रोमिसरी नोट. देखो, प्रोमिसरी नोट क्या होता है? प्रोमिसरी नोट में क्या होता है बच्चा? प्रोमिसरी नोट इज अ नोट जिसमें जो परचेजर होगा गुड्स का, वो क्या करेगा? ये डेटर होगा गुड्स का, वो खुद राइट करके या साइन करके नोट सेलर को दे देगा. देखो, इसमें से दो पार्टी हैं, एक्स और वाई. एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको, आपकी बुक में ये एग्जाम्पल नहीं है, मैं खुद बता रही हूं आपको. ये दो पार्टी हैं, एक्स और वाई. ठीक है, इसमें क्या होगा? वाई जो होगा वो कौन होगा? परचेजर. और ये कौन है? एक्स, सेलर. ठीक है, इसमें वाई जो परचेजर होगा वो क्या करेगा? वो एक नोट बनाएगा. नोट बनाएगा मतलब राइट्स करेगा, नोट्स, राइट्स अ नोट, राइट करेगा नोट को और साइन करेगा, और वो नोट वो सेलर को दे देगा. ठीक है, इसको बोलेंगे प्रोमिसरी नोट. क्लियर? ओके, बट हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या पढ़ा था? बिल ऑफ एक्सचेंज से डिफरेंट हुआ ना, क्योंकि हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा था कि एक्स और वाई दो पार्टी होगी, और सेलर होगा और एक परचेजर होगा. सेलर एक नोट बना के, लीगल नोट, डॉक्यूमेंट का मतलब नोट बना के किसको देगा? वाई को देगा, और वाई साइन करके उसको दोबारा से रिटर्न करेगा सेलर को. ये हमने इसमें पढ़ा था. क्लियर? बट इसमें क्या चेंज आ गया? इसमें ये चेंज आया कि ये नोट जो होगा वो परचेजर ही बनाएगा. कौन बनाएगा? परचेजर ऑफ द गुड्स बनाएगा. वाई एक परचेजर होगा गुड्स का, वो नोट बना रहा है और साइन करके सेलर को दे रहा है. ये क्या कहला रहा है? प्रोमिसरी नोट कहला रहा है. अब प्रोमिसरी नोट अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है वो हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. अ प्रोमिसरी नोट, a promissory note is an instrument in writing not being a बैंक नोट, कोई बैंक नोट नहीं है, और अ करेंसी नोट. containing an unconditional
undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money to or to the order of a certain person. ठीक है, अब मैं आपको ये समझाती हूँ. देखो, अकॉर्डिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग. ये प्रोमिसरी नोट जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है राइटिंग में. ओके, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग. अनकंडीशनल होता है, मतलब कोई कंडीशन नहीं लिखी होती है इसमें. अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर. साइन किससे बाय होता है? बाय मेकर. देखो, अब इसमें मेकर कौन है? परचेजर जो है वो मेकर है. सॉरी, इसमें ऊपर वाले एग्जांपल है परचेजर जो है मेकर है, बट बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर कौन होता था? सेलर. ठीक है, प्रोमिसरी नोट में मेकर कौन होता है? परचेजर. बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर कौन होता है? सेलर. ठीक है, साइन बाय अ मेकर, साइन बाय अ मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू. ठीक है, साइन होता है बाय अ मेकर. साइन क्यों करता है? कि वो पे करेगा सर्टेन सम ऑफ मनी. ओके, और टू ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन. क्लियर? और ये ऑर्डर है ऑफ सर्टेन पर्सन. ये मनी पे करेगा किसको? सेलर को पे करेगा. दिस इज वॉज प्रोमिसरी नोट. इसके हम फीचर्स पढ़ते हैं. फर्स्ट, फीचर्स. फीचर्स किसके पढ़ रहे हैं हम? प्रोमिसरी नोट की. अभी मैंने आपको बताया डेफिनेशन से ही फीचर्स हमें पता चल जाते हैं. फर्स्ट फीचर इज इट मस्ट बी इन राइटिंग. इट मस्ट बी इन राइटिंग. ये राइटिंग में होगा. ओके, देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी. ये क्या होगा? प्रॉमिस नोट एक प्रॉमिस है कि हम सर्टेन सम ऑफ मनी पे कर देंगे. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई ओन यू रुपी 10,000. तो इज इट अ प्रोमिसरी नोट? ये क्या प्रोमिसरी नोट है? आई ओन यू रुपीज 10,000. इज इट अ प्रोमिसरी नोट? नो. इज नॉट लिखेंगे, इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट. इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट बिकॉज, क्यों? बिकॉज इट इज मेयरली एन एक्नॉलेजमेंट. एक्नॉलेजमेंट है. इट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट. उधार के बारे में बता रहा है. सिर्फ इसमें क्या बोला? 10,000 के मेन, इसमें 10,000 के बारे में ही पता चल रहा है आपको. एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट एंड देयर इज नो प्रॉमिस टू पे. इसमें क्या है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट है. कोई प्रॉमिस तो है ही नहीं इसमें पे करेंगे हम. ओके, सो प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन मनी. ओके, थर्ड पॉइंट इज द promise to make payment must be अनकंडीशनल. इसमें हम प्रॉमिस तो करेंगे पेमेंट पे ऑफ करने का, बट अनकंडीशनल होगा. ये कोई भी कंडीशनल लगी नहीं होगी उस पे. ओके, क्लियर? प्रॉमिस नोट क्या आता है? मैं प्रॉमिस कर रहा हूं पर कोई कंडीशन नहीं लगी होनी चाहिए. जैसे ये कहा जाता कि आपने 10,000 रुपीज लिए थे, अभी हमने ऊपर 10,000 रुपीज है, आपको ये 2 मंथ के बाद पे ऑफ करने हैं. तो एक कंडीशन हो गई ना. तो एक कंडीशन होगी
तो वो प्रोमिसरी नोट नहीं होगा। तो ये नॉट अ प्रोमिसरी नोट, ये प्रोमिसरी नोट नहीं है। इसने अगर कहा होता कि 10,000 रुपीज मुझे देने हैं तो कह सकते थे प्रोमिसरी नोट है, बट एक कंडीशन लग गई। द प्रोमिस टू मेक द पेमेंट मस्ट बी अनकंडीशनल, पेमेंट पे ऑफ करेंगे बट अनकंडीशनल होना चाहिए। सेकेंड फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? फोर्थ पॉइंट अब हमारा ये है कि जो अमाउंट है ना, अमाउंट जैसे अब 10,000 स्पेसिफाई होनी चाहिए उस प्रोमिसरी नोट में। लिखो द अमाउंट टू बी पेड, जो अमाउंट टू बी पेड, द अमाउंट टू बी पेड मस्ट बी स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड होनी चाहिए कितनी अमाउंट है। स्पेसिफाइड मीन्स डेफिनाइट, एग्जैक्ट अमाउंट होनी चाहिए। क्लियर? जैसे 10,000 एक एग्जैक्ट अमाउंट दी हुई है कि हमें देनी है। फिफ्थ पॉइंट, इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर। ये किससे साइन होना चाहिए? मेकर से, जो बनाता है। प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है? परचेजर बनाता है। ओके, और प्रोमिसर। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट इज द नेम ऑफ द पे मस्ट बी mentioned in it. So अब आपको पता होना चाहिए बच्चा पेई कौन होता है। द पेई इज अ पर्सन टू whom अमाउंट इज गिवन, जो रिसीव करता है अमाउंट, जो रिसीव करेगा अमाउंट वो होता है पेई। आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा है पार्टीज में, 3 पार्टीज होती है, ड्रोअर, ड्रोई और पेई। ठीक है? और प्रोमिसरी नोट में पेई कौन हुआ? सेलर जो होगा, वो क्या होगा? सेलर जो होगा क्या होगा? वो पेई होएगा, क्योंकि वाई किसको पे करेगा? एक्स को ही पे करेगा, तो पेई। इस पेई का नाम लिखा होना चाहिए। तो क्या लिखा है हमने? 6th पॉइंट, द नेम ऑफ द पेई मस्ट बी मेंशन इन इट। The name of the payee must be mentioned in it. ठीक है? 7th point, let's write down 7th point. It must be stamped. ये stamped होना चाहिए according to its value. Value के according, ये value के according क्या होना चाहिए? Stamped होना चाहिए। Clear? अब आपके बुक में बच्चा पेज नंबर 18.4 पे, पेज नंबर 18.4 पे ये फीचर्स भी दे रखा है, एक स्पेसिमेन भी दे रखा है। स्पेसिमेन ऑफ अ प्रोमिसरी नोट दे रखा है बुक में, वो आप देखना। ओके, कि कैसा स्पेसिमेन होता है ऑफ प्रोमिसरी नोट, स्पेसिमेन ऑफ प्रोमिसरी नोट एक बार देखना। ओके, अब लेट्स डू नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टीज टू अ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टीज होती हैं? हमने पढ़ा था बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं, बट इसमें कितनी पार्टीज होती हैं? 2 पार्टीज, 2 पार्टी होती हैं। कौन सी? एक होता है मेकर, दूसरा होता है पेई। ठीक है? मेकर कौन होता है? जो बनाता है। ओके, मीन्स जो राइट डाउन करता है। he is the person who writes a promissory note. He is a person who writes a promissory note. जैसे अभी मैंने आपको बताया, वाई ने राइट करा। ओके, वो कौन हुआ फिर? मेकर। एंड साइंस इट, और उसने साइन भी करा। ओके, पे, he is the person who is entitled to get the payment.
ही इज अ पर्सन हु इज एंटाइटल टू गेट द पेमेंट, जो जिसको पेमेंट मिलेगी। ठीक है, अब एक्स और वाई का केस देखा था ना, वाई से एक्स को पेमेंट मिलेगी, तो एक्स कौन है? एक्स इज द पेई। देखो, आपने अगर देखा हो कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन होता है? एक एक्सेप्टर होता है जो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में जो परचेजर होता है, जैसे एक्स कौन था बिल ऑफ एक्सचेंज में? सेलर बना के किसको देता है प्रॉमिस बिल ऑफ एक्सचेंज? वाई को, और वाई एक्सेप्ट करता है। बट इस वाले केस में, प्रोमिसरी नोट के केस में, कोई भी एक्सेप्टर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परचेजर खुद ही तो बना रहा है, ये एक्सेप्ट कहां से वो करेगा? तो इसमें लिखेंगे देयर इज नो एक्सेप्टर in case of a promissory note, because the maker himself is liable to pay the amount. इज इट क्लियर? ये समझ आया बच्चा? इसमें देयर इज नो एक्सेप्टर, कोई भी एक्सेप्टर नहीं है इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट, बिकॉज क्या रीजन है? द मेकर कौन है? जैसे अब इसमें वाई मेकर है, परचेजर। द मेकर हिमसेल्फ इज लाइबल टू पे द अमाउंट, खुद ही लाइबल है टू पे मेक अ अमाउंट। ओके, इसके बाद बच्चा आपकी बुक में बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस दे रखा है, बिल ऑफ एक्सचेंज का और प्रोमिसरी नोट का। ये इजिली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस में मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ क्या क्या दे रखे हैं आपके में बुक में। पार्टीज, डिफरेंस में पार्टीज पॉइंट दे रखे हैं। पार्टीज में आपको पता होना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं और प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती हैं। ठीक है, क्लियर? अब सेकेंड पॉइंट पे आएंगे, ड्रोवर। इट इज ड्रोन बाय क्रेडिटर। इट इज ड्रॉन, मतलब ड्रोअर कौन बना रहा है इसमें? इट इज ड्रॉन बाय क्रेडिटर, ड्रॉन बाय द डेटर। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ऑर्डर एंड प्रॉमिस। इसमें क्या होता है? ऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है? प्रॉमिस होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, एक्सेप्टेंस। इसमें एक्सेप्टेंस होती है बाय ड्रोई, एक्सेप्टेंस बाय ड्रोई। इसमें नो नीड ऑफ एक्सेप्टेंस। फिफ्थ पॉइंट, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में आएगा, इसमें जो लाइबिलिटी होती है इसमें आएगा द लाइबिलिटी ऑफ ड्रोअर। जो लाइबिलिटी जो होगी ड्रोअर की इज सेकेंडरी। ड्रोअर इज अ पर्सन हु मेक्स, मतलब सेलर होगा। ड्रोअर की जो लाइबिलिटी होगी वो सेकेंडरी होगी। इसमें लाइबिलिटी जो होगी ड्रोअर की प्राइमरी होगी। ओके, ड्रोअर इज सेकेंडरी, ड्रोअर इज प्राइमरी की क्या? लाइबिलिटी ऑफ ड्रोअर इज सेकेंडरी, लाइबिलिटी ऑफ ड्रोअर इज प्राइमरी। 6th पॉइंट, पेई। इसमें कौन पेई होगा? इसमें बताइए पेई कौन होगा? ड्रोअर भी पेई हो सकता है, ड्रोअर भी पेई हो सकता है, और इसमें
मेकर कैन नॉट बी द पेई ऑफ इट। जो मतलब इसका मतलब ये देखो, अगर वाई ने बनाया है ये, तो क्या वाई ही पेई हो सकता है? खुद कोई पे करेगा? नो ना, एक्स को पे करेगा ये। तो इसमें लिखा मेकर कैन नॉट बी द पेई ऑफ इट। मेकर जो पेई नहीं हो सकता, इसमें ड्रोअर ही पेई होएगा, ड्रोअर ही पेई होएगा। ये आपको मैं केस समझा चुकी हूँ। एक्स ने बनाया तो एक्स ही पेई हो सकता है, यही ड्रोअर है एक्स, यही पेई हो सकता है। ये अगर आपको समझना है तो आप मेरे केसेस देखना, मैंने आपको केसेस भी समझा रखे हैं। 7th पॉइंट पे आइए। 7th पॉइंट इज नोटिंग। डिफरेंस कर रहे हैं ना हम, नोटिंग अभी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि नोटिंग जो होता है वो डिसऑनर के केस में होता है, और डिसऑनर का केस तक अभी हम गए नहीं है। तो इसमें आएगा इट इज बेटर टू गेट इट नोटेड इन केस ऑफ डिसऑनर। डिसऑनर के केस में ना, डिसऑनर का मतलब जब हमारा, डिसऑनर का केस क्या होता है? डिसऑनर का केस जब होता है बच्चा, जब हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज जो है कैंसिल हो जाए। अगर आपके भी तो कभी आपने देखा हो, आपके मम्मी पापा या किसी के बिल डिसऑनर हुए, तो डिसऑनर का मतलब कैंसिल हो गए, जब वो आगे वाली सामने वाली पार्टी पे ऑफ नहीं कर पाई पैसे, तो इसकी वजह से या किसी रीजन की वजह से हमारा जो हमें पैसा नहीं मिल पाया, अमाउंट नहीं मिल पाई, तो हमारा जो चेक होगा वो डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है, जब डिसऑनर होता है हमारा चेक, तो नोटेड चार्जेस लगते हैं। ठीक है, नोटेड। तो इस केस में इट इज बेटर टू गेट इट नोटेड इन केस ऑफ डिसऑनर। डिसऑनर के केस में क्या होता है? नोटेड होता है। बट इस प्रोमिसरी केस में कुछ नहीं होता है। इसमें नोटिंग इज नॉट नेसेसरी। Noting is not necessary in case of a promissory note. Promissory note के केस में कोई नेसेसरी नहीं है। 8th पॉइंट, कॉपीज। कॉपीज में आएगा इन केस ऑफ लोकल बिल्स ओनली 1 कॉपी is prepared. In case of local bill, only 1 copy is prepared. लोकल बिल हो मतलब हमारी कंट्री के अंदर वाला ही बिल होगा ना, हमें अपनी कंट्री के किसी पर्सन को बिल देना है तो लोकल बिल कहलाएगा, तो वो 1 कॉपी इज प्रिपेयर्ड। बट अगर फॉरेन में देना है बिल ऑफ एक्सचेंज, मैंने आपको बताया फॉरेन केसेस में भी चलता है। ठीक है, जिसमें हमें कैश की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिल ऑफ एक्सचेंज से हो जाता है हमारा काम। बट इन केस ऑफ फॉरेन बिल, अगर बिल फॉरेन का है तो क्या होगा? 3 कॉपीज रिक्वायर्ड होंगी। 3 कॉपीज आर प्रिपेयर्ड। 3 कॉपी प्रिपेयर्ड होती है। क्लियर? यहां देखो, इसमें सिर्फ ओनली 1 कॉपी इज प्रिपेयर्ड। ओनली 1 कॉपी इज प्रिपेयर्ड वेयर एज वेदर इट इज लोकल और फॉरेन। लोकल हो या फॉरेन हो, एक ही कॉपी रिक्वायर्ड होती है। लास्ट पॉइंट, स्टेम्स। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको इस कौन सा केस है ये? प्रोमिसरी नोट के केस में स्टैम्प की नीड होती है। बट क्या इस केस में हमने स्टैम्प की नीड पड़ी है? इस केस में हमें कोई भी स्टैम्प की नीड नहीं पड़ी। देखो लिखेंगे इसमें, देयर बिल ऑफ एक्सचेंज का केस कर रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज है। देयर इज नो नीड ऑफ फिक्सिंग the stamp. There is no need of fixing the stamps on the bill payable. bill payable में नीड नहीं है स्टैम्प की। on demand, but otherwise stamp would be necessary. There is no need of fixing the stamp on bill payable. बिल पेएबल पे कोई भी नीड नहीं है स्टैम्प लगाने की। ऑन डिमांड, बट अगर डिमांड है, डिमांड करी गई है तो लिखेंगे ऑन डिमांड, बट अदरवाइज स्टैम्प्स वुड बी नेसेसरी।
स्टेम वुड बी नेसेसरी। इस केस में, ये प्रॉमिसरी नोट के केस में क्या होता है, स्टेम्स हैव टू बी फिक्स्ड इन एनी केस। कोई भी केस हो, स्टेम प्रॉमिसरी नोट में स्टेम जो है कंपल्सरी है। अभी हमने पढ़ा था फीचर में भी, इट मस्ट बी स्टेम्ड अकॉर्डिंग टू वैल्यू, वैल्यू के अकॉर्डिंग स्टेम्ड जरूरी है। ये हमने क्या पढ़ा है बच्चा, ये हमने डिफरेंस पढ़ा है बच्चा, किसमें, बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रॉमिसरी नोट में। बच्चा अगर आपने पहले वाली वीडियो अच्छे से देखी है, ठीक है, तो आपको एक भी पॉइंट में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी पॉइंट में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके बेटा, इसके बाद आपकी बुक में कुछ टर्म दे रखी है जो है डेट ऑफ मैच्योरिटी, डेज ऑफ ग्रेस, ठीक है, और ड्यू डेट। ये 3 टर्म्स मैं आपको अभी समझाने जा रही हूं। देखो, ड्यू डेट क्या होती है, पहले आपको ड्यू डेट समझनी है, ठीक है। ड्यू डेट क्या होती है, जिस डेट पे पेमेंट जो है बिल की ड्यू हो जाए, वो क्या कहेगी, ड्यू डेट। ओके, लिखोगे इसमें क्या, द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल, जो पेमेंट ऑफ द बिल बिकम ड्यू, द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ बिल ड्यू बिकम ड्यू। जिस डेट पे जो पेमेंट है वो ड्यू हो जाए, उसको बोलते हैं ड्यू डेट। अगर ये समझ नहीं आता तो दूसरी लाइन में सीखते हैं। देखो, द डेट ऑन विच द ड्यूरेशन of bills comes to an end, the date on which duration of the bill comes to end। ठीक है, आपको मैं ये एग्जांपल देती हूँ, इसका एग्जांपल के थ्रू आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखो एग्जांपल, देखो 2 पर्सन थे, एक एक्स और एक वाई। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्स जो था सेलर था और वाई जो था परचेजर था। परचेजर ने सेलर को कहा कि मैं आपको 1 मार्च 2018 को पेमेंट कर दूंगा। ये थी ड्यू डेट, करूंगा, ठीक है, ये थी ड्यू डेट। क्या थी ये, कि इतनी डेट पे इसको पेमेंट करनी थी। बट इस डेट में अगर ग्रेस डे ऐड करे जाते हैं, ठीक है, 3 डेज दिए जाते हैं, 3 डेज दिए जाते हैं ग्रेस के। ठीक है, ये कौन सी डेट है, ड्यू डेट है, जिस पे पेमेंट हो जानी चाहिए थी। 1 मार्च 2018 में पेमेंट हो जानी चाहिए थी। बट इसके अंदर ग्रेस डे मतलब 3 एक्स्ट्रा डेज दे दिए गए, 3 डेज दिए जाते हैं। ठीक है, मीन्स ये 4 मार्च 2018 को पेमेंट करेगा। कब पेमेंट करेगा, 4 मार्च 2018 को ये पेमेंट करेगा। इसके बाद ये 4 मार्च 2018 जो है वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डेट ऑफ मैच्योरिटी। ये क्या कहलाएगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी। ये कौन सी डेट है, ये 4 मार्च 2018 डेट ऑफ मैच्योरिटी है। ड्यू डेट कौन सी हुई थी, 1 मार्च ड्यू डेट हो गई थी। ग्रेस डेज मिले थे, मतलब 3 एक्स्ट्रा डेज मिल जाते हैं तो उसको ग्रेस डे मिलते हैं, बोलते हैं। 3 डेज मिले थे, इसके अंदर 3 डेज ऐड करे तो 4 मार्च 2018 हो गई डेट ऑफ मैच्योरिटी का। मतलब इस डे पे तो वो पर्सन जो वाई पर्सन है वो पे करेगा ही करेगा, उसको करना कंपल्सरी है 4 मार्च 2018 में। ओके, क्लियर बच्चा।
देखो इसके बाद आपकी बुक में ना इलस्ट्रेशंस दे रखी हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में देखो डेट ऑफ बिल दे रखी है और पीरियड दे रखा है। क्या दे रखा है आपकी बुक में? डेट ऑफ बिल और पीरियड। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 18.6 पे, ठीक है। आप देख लेना। डेट ऑफ द बिल और पीरियड दे रखा है। सिर्फ मेन पॉइंट समझो इसमें। देखो 1 जनवरी, फर्स्ट के रखा है 1 जनवरी 2017 दे रखा है, ठीक है। और पीरियड दे रखे हैं 2 मंथ, ठीक है। 1 जनवरी डेट ऑफ बिल थी 1 जनवरी 2017 और 2 पीरियड हमें दे रखे हैं, ओके। देखो इसका मतलब क्या हुआ, 2 मंथ का पीरियड ऐड करके क्या बनेगा? 2 मंथ का पीरियड ऐड करके देखो 1 जनवरी 2017 था। 2 मंथ के पीरियड के बाद देखो जनवरी, फरवरी, मार्च बन जाएगा। 1 मार्च बन गया 2017, यही बनना चाहिए था। ये कौन सी थी हमारी ड्यू डेट थी। इसके अंदर हमें ग्रेस पीरियड ऐड करना है। ये हमारी ड्यू डेट बनी, इसको ऐड करके 2 मंथ पीरियड के बाद, ठीक है। इसके अंदर 3 डेज ऐड करें। अगर 3 डेज ऐड करते तो क्या बनता है? 4 मार्च 2017 बनता है। ये क्या होगी? ये होगी डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको सेकेंड पार्ट करवा देती हूँ और फिर आप खुद करना, ठीक है। जैसे आपकी बुक में दे रखा है 1 दिसंबर 2016, 1 दिसंबर 2016 और 60 डेज। 60 डेज का मतलब कितने हो गए? 30 डेज होते हैं ना, ठीक है। क्लियर? तो 1 दिसंबर 2016 है और 60 डेज दे रखे हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा? देखो अब आपको ऐसे नहीं करना, सीधा आंसर बताना है आपको। क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा 2 फरवरी 2017 आपका आंसर आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो बच्चा, कोई से भी क्वेश्चन में, यू कैन आस्क फ्रॉम मी। आप बच्चा इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 2 ट्राई करें, ओके। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।